जनरल चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे को समझने के लिए, ऐसे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और पेपर चेकर बेसिकली आपके ऐसे में देख क्या रहा होता है, वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 90% जो फेल स्टूडेंट होते हैं, 90% ऑफ देम, बल्कि इट वुड नॉट बी रॉन्ग अगर मैं कहूं कि 95% ऑफ स्टूडेंट्स वो ऐसे में या प्रेसी में फेल होते हैं। और उस फेलियर के पीछे आज कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑब्वियसली जिनको वो लोग फॉलो नहीं करते, और कुछ चीजें हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, मतलब जो हमारे बाद में लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे फेलियर की रीजंस। सबसे पहली चीज ऐसे के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझते बल्कि इस चीज पे वो फोकस ही नहीं करते, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड से क्या मुराद है? आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों की जगह पे था, अटेम्प्ट्स ले रहा था सीएसएस की, उस वक्त मैं भी, हम लोग ये समझते थे कि अगर हम कोई सोशल इशू अटेम्प्ट करते हैं, लाइक पॉवर्टी एलिविएशन, लाइक वुमेन के राइट्स, जैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर लें, मतलब सोसाइटी के रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम ये डिस्कस करेंगे, ये इजी भी होता है हमारे लिए, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, हमारे पास इस तरह की काफी सारी चीजें होंगी, इसलिए हम उसको बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट वी लैक व्हाइल अटेम्प्टिंग द ऐसे, वो ये है कि हमें उस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस। होता क्या है बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल आप एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर, कि पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स, 99% स्टूडेंट्स, जब मैं आपकी जगह पे था तो तब मैं भी ये करेंगे कि जब सजेशंस देंगे, उन सजेशंस में अक्सर जगह पे हम ये लिखेंगे कि अगर हम इन सजेशंस के ऊपर अमल करते हैं तो हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, हम पॉवर्टी से जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन सोशल साइंसेस का एक रूल है कि किसी भी सोशल इवल से आप जान नहीं छुड़वा सकते, इसको आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके इंपैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर 100% जड़ से उखाड़ फेंकने वाली कोई सोशल इवल नहीं है। किसी न किसी फॉर्म में, माइन्यूट लेवल पर या दरमियाने लेवल पर या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, वो किसी न किसी फॉर्म में जरूर रहती है, वो खत्म नहीं होती। अब ये क्या है? ये उस फील्ड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उसके रूल्स आपको पता हो। सोशल साइंसेस का अगर आप टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सोशल साइंसेस की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। सोशल साइंसेस में आप लोग कहते हो जी, ये एक स्टैंडर्ड बना लेते हो कि दिस थिंग इज इमोरल, आपके मुताबिक दैट इज इमोरल। अब हमेशा याद रखो कि सोशल साइंसेस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं सारी। जो चीज आपकी सोसाइटी में इमोरल है, वो हो सकता है वेस्टर्न सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी में इमोरल ना जानी जाती हो। सो आपने उसको वेरी क्लियर कट होके बताना होता है कि मतलब सोशल साइंसेस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप एक फाइनल वर्डिक्ट किसी मामले में दे ही नहीं सकते, बिकॉज हर सिविलाइजेशन के लिए, हर कल्चर के लिए, इवन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंधियों में किसी और तरीके से है, हमारे अंदर किसी और तरीके से है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफा देखा, या मैं अब भी ऑब्जर्व करता हूं, विच इज समथिंग वेरी गुड, वो ये है कि सिंध वाले लोग अपने पेरेंट्स के लिए या बुजुर्गों के लिए दे टच देयर फीट, और वो हाथ भी ऐसे बांधते हैं, जो कि हमारे पंजाबियों के लिए हम ये समझते हैं कि ये हिंदू कल्चर है, जबकि ये हिंदू कल्चर नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म, ना ही इसका कोई इस्लाम के साथ लेना देना है, लेकिन ये वहां की कल्चर है, ये वहां का सिंधी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। अब मेरे लिए डेफिनेशन कोई और हो गई, कोई सिंधी बंदा उसको देखेगा, वो उसको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा, जी ये बंदा तो बड़ा अदब वाला है, ये बंदा बड़ा एहतराम वाला है। हम लोग जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम सोशल साइंसेस से अटेम्प्ट करें, हम फिलॉसफी से अटेम्प्ट करें, हम इस्लामिक स्टडी से अटेम्प्ट करें, जहां से भी अटेम्प्ट करें, हमें उस फील्ड की बेसिक्स का नहीं पता होता। उस फील्ड की फिलॉसफी क्या है, उस फील्ड के प्रिंसिपल्स क्या है, उस फील्ड की लिमिटेशंस क्या है, ये इनमें से कोई भी चीज, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ देम हमें नहीं पता होता।
जिसकी वजह से हम पेपर अटेम्प्ट करते हुए ऐसे ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं, ऐसी ऐसी बोंगियां मार जाते हैं, ऐसी ऐसी शुरलियां छोड़ जाते हैं कि पेपर चेकर जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये बंदा क्या लिख रहा है। सो आपने अपने आप को जब भी सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रावल अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो आपने अपने आप को कुछ फील्ड्स का एक्सपर्ट तो नहीं मैं कह सकता, कुछ फील्ड्स में आपने अपने आप को अच्छा बनाना है। अगर आपको सोशल साइंसेज के आप समझते हैं कि सोशल साइंसेज के पेपर आप बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सोशल साइंसेज की लिमिटेशंस पढ़िए, सोशल साइंसेज की रूल्स रेगुलेशंस पढ़िए, सोशल साइंसेज की फिलॉसफी पढ़िए, ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी थीरीज कौन कौन सी हैं। मतलब इट टेक्स टाइम, लेकिन अगर आप इन चीजों को के ऊपर अबूर हासिल करते हैं, इन चीजों को अगर आप समझते हैं, तो आप पेपर में बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। याद रखिए, सीएसएस में सिर्फ और सिर्फ पास होना जरूरी नहीं होता, कि किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, मतलब कि उससे आपकी एलोकेशन भी हो जाएगी, बल्कि रिटन को अच्छे नंबरों से पास करना है। एट द सेम टाइम फिर आपके इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल, मेडिकल, वो सारी चीजें भी आती हैं। रिटन में अच्छे नंबर लेना वो मैटर करता है। ऐसे में 40, प्रेसी में 40, जीएसए में 45, इस तरह के नंबर लेकर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि टॉप 50, टॉप 100 में आप आएंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो आपको एक एक नंबर के लिए कंपीट करना होता है। इस काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शॉर्टकट्स काम नहीं आते। सर फेवरेट टॉपिक बता दें, सर हॉट टॉपिक बता दें, सर करंट अफेयर्स के गेस बता दें, सर ये कर दें, सर वो कर दें। ये अगर आप इस माइंडसेट के साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, ये माइंडसेट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। So first essential of essay is that you have to understand the field of which you are attempting any essay. चाहे आपको अब मेरी जो फेवरेट फील्ड्स हैं वो हिस्ट्री है, विमेन राइट्स है, इस्लाम है, अक्सर इस्लामिक स्टडीज के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, और सोशल साइंसेस हैं। अब इनकी बेसिक्स मैंने जानी हुई है, लेकिन अगर फिलॉसफी का कोई टॉपिक मुझे अटेम्प्ट करना पड़ जाए, तो मुझे मौत पड़ जाएगी। वो नेपाल वाले लड़के नहीं जिस तरह मर जाते हैं और सुबह उठ के आ जाते हैं, वही साहब मेरा हो जाना है, मुझे पेपर में मौत पड़ जानी है। तो आपने भी इस तरह के अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करनी है कि किस फील्ड में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर उस फील्ड्स की बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी है, थीरीज अंडरस्टैंड करनी है, फिलोसफीज अंडरस्टैंड करनी है, ये सारे काम करने हैं। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। पहले हमने डिस्कस किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड, जिस फील्ड से वो टॉपिक आया है उसको अंडरस्टैंड करना। अगली बात है टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, आपको मैं ये टॉपिक नहीं दूंगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए मैं उनको ये कहता हूं, राइट डाउन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, या व्हाट आर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर आउटलाइन बनाओ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8-10 सोशल प्रॉब्लम्स लिख ली, 8-10 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिख ली, और फिर उसके सोल्यूशन दे दिए, उसके इंपैक्ट्स दे दिए, कंक्लूजन लिख दिया, इस तरह की आउटलाइन बना के मुझे भेज देते हैं, जिसको मैं सिरे से रिजेक्ट कर देता हूं। क्यों? बिकॉज उन्होंने टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। जस्ट 2 वर्ड्स पढ़े, सोशल और इकोनॉमिक, और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। जबकि टॉपिक ये था, अगर टॉपिक ये था सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, मतलब जो गरीब होने की वजह से या इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से जो सोशल इश्यूज पैदा होते हैं, और इकोनॉमी की ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी के वीक होने से, सोशल वैल्यूज के वीक होने से इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो इंटर रिलेटेड होती हैं। अब ये टॉपिक में पूछा गया था कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताओ, या इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम जो इंटर रिलेटेड हो। सिर्फ सोशल प्रॉब्लम बता देना जिसका इकोनॉमी के साथ कोई लिंक नहीं है, दैट इज नॉट आस्क्ड। सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता देना जिसका सोसाइटी के साथ लिंक नहीं है, ये भी नहीं पूछा गया आपसे। फिर अक्सर औकात, आज मुझे एक स्टूडेंट ने टॉपिक भेजा, ये टॉपिक है जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया, चैलेंजेस लिखे, 5-7 चैलेंजेस लिख दिए, 5-7 अपॉर्चुनिटीज लिख दी। ठीक है, उससे अगला पिलर क्या बनाया, उससे अगले पिलर में इन्होंने जनाब लिख दिया वे फॉरवर्ड, कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इन्होंने ये लिख दिया कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट कर सकता है। इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें लिख दी कि इंटरनेशनल ऑथर्स या इंटरनेशनल रिसर्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। अब
जर्नल सी बात यह है कि टॉपिक को तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लिख दिए, लेकिन आपने अगर पूरा ऐसे फॉर एग्जांपल 100 नंबर का ऐसे था, उसमें 40% आपके चैलेंजेस होने चाहिए थे, 40% बातें आपकी अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड होनी चाहिए थी और 20% आप उसमें कोई चीज ऐड अप करना चाहते हैं, कोई आइडिया ऐड अप करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, 20% चैलेंजेस लिखे, 20% अपॉर्चुनिटीज लिख दी, 20% उसके इंपैक्ट्स लिख दिए, 20% कोई और चीज लिख दी। अब ये जो एक्स्ट्रा 40% उसने बीच में लिखा, ये तो टॉपिक में पूछा ही नहीं गया। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हर वो चीज लिख देते हैं जो उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड आती होती है, जबकि लिखना सिर्फ वो होता है जो पेपर चेकर ने पूछा है। सो आपके 70 to 80% आपका ऐसे शुड बी डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द ओनली थिंग्स विच आर आस्क्ड इन टॉपिक। उसके अलावा जो चीजें हैं, उसके अलावा जो कुछ पूछा गया है, उसके अलावा आपके माइंड में जो जो आइडियाज हैं वो आपने नहीं लिखने। ये इसी तरह मैं आपसे कहूं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उमैर कहते हैं माय नेम इज उमैर and my father is a professor. He's been retired from army. After that he joined education sector. He is a very hard working person, and my mother is a school teacher. She is also very hard working. She brought us up very enthusiastically, और इस तरह की चीजें सारी लिख दी हैं। फिर आगे कहते हैं आई हैव डन मास्टर्स इन फलाना सब्जेक्ट एंड माय हॉबीज इंक्लूड दिस एंड दैट। अब ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कम बताया और अपने पेरेंट्स का ज्यादा बता दिया। क्यों? बिकॉज ही थॉट कि मेरे पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन भी या मेरे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैंने सब कुछ ही बताना है, जबकि मैंने सिर्फ ये पूछा था उमैर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें उमैर का नाम, उसमें उमैर की एजुकेशन, उसमें उमैर के एम्बिशंस, उसमें उमैर के फ्यूचर प्लान्स, उसमें उमैर की हॉबीज, ये सारी चीजें आनी थी। इसके पेरेंट्स का 1 लाइन 2 लाइन डिस्कस ये कर सकते थे। इस वजह से ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऐसे के पेपर में फेल होते हैं कि वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो उनके जहन में उसकी अंडरस्टैंडिंग पड़ी हुई होती है। आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा ना कि फलानी चीज बताएं, तो उसका आंसर मेरे जहन में पहले से मौजूद होगा। किसी चीज का मुझे नॉलेज होगा तभी मैं उसके ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा। तो मेरे ज़हन से अगर आपका नॉलेज मैच नहीं कर रहा, या जो मैं पूछ रहा हूं वो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ आपको आता है वो सब कुछ मुझे बता रहे हैं, मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। सो आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके मुताबिक डिलीवर करना होता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट है, स्टेइंग रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट थ्रू आउट योर एसे। ऐसे को अटेम्प्ट करने की या किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की 2 टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक को बोलते हैं वन बुलेट टेक्निक, और एक टेक्निक को बोलते हैं शॉटगन टेक्निक। अब शॉटगन, अगर आप लोग गन्स के साथ कोई इंटरेस्ट रखते हैं, जो जो बंदा रखता है उसको ये आइडिया होगा। शॉटगन उस गन को कहते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी पैलेट्स होती हैं। कश्मीर में हम कहते हैं ना, पैलेट गन से वो हमला करते हैं, जिसमें वो छोटी छोटी बुलेट्स होती हैं। आप एक बुलेट शूट करते हो जब भी आपको ये आइडिया हो, जब भी आपके जहन में ये बात हो कि आपका टारगेट मोबाइल है, आपका टारगेट मूविंग है, मतलब वो चल रहा है, तो फिर उस वक्त आप शॉटगन, अक्सर जो लोग परिंदों का शिकार करने जाते हैं ना, वो शॉटगन यूज करते हैं। 70 या 72 के राउंड अबाउट छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। आप इस उम्मीद के साथ उसे शूट करते हो कि उन 72 में से कोई एक ना एक जाके टॉपिक को हिट करेगा, और सॉरी टारगेट को हिट करेगा, और वो परिंदा गिर जाएगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा। शॉटगन इसीलिए यूज होती है अपने मोबाइल टारगेट को हिट करने के लिए। जबकि वन बुलेट टेक्निक क्या होती है आम जुबान में, कि आपके पास एक ही टारगेट है, आपके पास एक ही ऑर्डिनरी बुलेट है, उसमें से एक ही बुलेट निकलेगी जिससे आपने उस टारगेट को हिट करना है। पेपर में क्या होता है, जो मैंने पिछली बात की कि हम ये करते हैं एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, उसने पूछा उसके इंपैक्ट्स बताओ और उसके सॉल्यूशंस बताओ। हम क्या करेंगे, एनर्जी क्राइसिस आया कब से,
एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज कौन कौन सी हैं, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किसने किया। 3 ये बातें डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे उसकी कॉजेज पे और उसके इंपैक्ट्स के ऊपर और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर, जबकि उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 चीजें पूछी हैं। सो आप उसका दिमाग क्यों खराब करते हैं वो चीजें डिस्कस करके जो उसने पूछी ही नहीं। किसी भी अच्छे ऑथर की, मतलब कोई भी अच्छा ऑथर अच्छा कहलाता इसलिए है, अगर आप केरन आर्मस्ट्रांग की कोई बुक ले लें, अगर आप पालो कोलियो की कोई किताब उठा लें, जिस टॉपिक को वो लेकर चलेंगे उसी टॉपिक को थ्रू आउट वो डिस्कस करेंगे। केरन आर्मस्ट्रांग की अगर बुक है ना हिस्ट्री ऑफ गॉड, उसमें वो इस्लाम के अगर टॉपिक पे आता है कि इस्लाम गॉड को किस तरह डिस्कस करती है, करता है, वो अगर बीबी डिस्कस करती है केरन आर्मस्ट्रांग उसको, तो वो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में डिस्कस करना नहीं शुरू कर देगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सहाबा के चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना शुरू करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सिर्फ उसके ऊपर वो बात करेगी और उसके बाद अगले टॉपिक पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मेन टॉपिक बात ही सिर्फ गॉड की कर रहा है। उसमें रिसालत क्या है, उसमें एंजल्स क्या है, उसमें बाकी चीजें क्या है, ये उसने डिस्कस ही नहीं करना। एक और खूबसूरती उनकी ये होती है, टॉपिक बुक का है हिस्ट्री ऑफ गॉड, बुक को किसी भी चैप्टर से खोल के उठा लें, बुक का कोई सा भी पेज उठा लें, उसके ऊपर यू विल फाइंड समथिंग रिलेटेड टू गॉड। आपको कोई नबूवत के रिलेटेड, आपको कोई थियोलॉजी की किसी और ब्रांच के रिलेटेड कोई बातें नजर नहीं आएंगी। जहां से भी आप खोलोगे वहां से आपको वो टॉपिक का एसेंस ही नजर आएगा। जो बेस्ट एसेज होते हैं, दे इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक while focusing on a strong central idea। ये इसी तरह है, आप में से जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं, बाकियों का मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कि वो इस चीज को कैसे समझेंगे। पंजाब में जानवर को बांधने के लिए लकड़ी एक जमीन के अंदर गाड़ते हैं, उसको पंजाब में किला कहते हैं, ठीक है। अब वो किला बेसिकली आपका टॉपिक है। अब उसके किले के साथ एक रस्सी बांधी जाती है, वो रस्सी आपका डोमेन है, आपका नॉलेज है, और उस रस्सी के एंड पे जानवर होता है, उस रस्सी के एंड पे बकरी या कोई भी चीज होगी। अब वो बकरी आप हैं, आपकी लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है जितनी वो रस्सी है, जितना वो टॉपिक उसने डिमांड किया है। अगर आप कोशिश करेंगे वहां से भागने की, वहां से दूर जाने की, या तो आप अपनी गर्दन को डैमेज कर लेंगे क्योंकि आप किले के साथ बंधे हुए हैं, या फिर आप किला ही तोड़ देंगे, या फिर आप रस्सा तोड़ देंगे। तो आपने सेंट्रल आइडिया के साथ लिंक रहते हुए एक सर्कल आपका पूरा बनेगा, उस सर्कल के अंदर रहते हुए सारे टॉपिक को डिस्कस करना होता है, कहीं पे भी इररेलेवेंट नहीं होना होता। हम अक्सर ये करते हैं, हम स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, हम अक्सर ये करते हैं, हमें साइड ट्रैक होने की बड़ी आदत होती है। एक चीज को लेकर शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते पता नहीं किधर की बात किधर ले जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर चेकर कंफ्यूज होता है, जिसकी वजह से पेपर चेकर इरिटेट होता है और वो आपको नंबर ही नहीं देता। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये चीज डिसाइड आपकी आउटलाइन पढ़ते ही कर लेता है। एक और मजे की बात जो कि स्टूडेंट सीएसएस में करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो ये है, अक्सर स्टूडेंट्स पास्ट जो सीएसपीज कुछ लोग बने हुए होते हैं ना, या कुछ जो जिनको वो समझते हैं कि वो ऐसे के एक्सपर्ट हैं, या कुछ टीचर्स जिनको वो समझते हैं कि ये अच्छे टीचर्स हैं, उनसे अपना ही लिखा हुआ कोई काम या किसी एकेडमी के नोट्स या किसी सीएसपीज के नोट्स उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। अब उस सीएसपी ने कोई टॉपिक लिखा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या उसने कोई टॉपिक लिखा पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर, या उसने कोई टॉपिक लिख दिया किसी फिलोसफिकल टॉपिक के रिलेटेड, जो कि उस स्टूडेंट को, उस कंसर्न स्टूडेंट जिसके पास वो नोट्स हैं, उसको ये लगता है कि ये अक्सर पेपर में आता है। मसलन हमने, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में थे तो उस वक्त 3-4 हम दोस्त थे जो एक कमरे में रह रहे थे, हमने डोमेन बनाए हुए थे। हमें पता था वुमेन के रिलेटेड एक टॉपिक लाजमी आएगा, स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक टॉपिक लाजमी आता है, इस्लाम के रिलेटेड एक टॉपिक लाजमी आता है। तो इन डोमेन्स को हम लोगों ने रट्टे लगाए हुए होते थे। होता क्या है, फिर आपके पास वो जो एक अच्छा कोई आया होता है ना, आपके पास नोट्स मिले हुए होते हैं, या किसी सीएसपी का कोई ऐसे लिखा हुआ होता है, स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं उसके वर्ड्स को, उसकी टर्म्स को, उसकी इवन आउटलाइन को कॉपी कर लें, रट्टा लगा लें, अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। उसने
टॉपिक लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है जी क्लाइमेट चेंज, हाउ टू अवॉइड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इट, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर लेट्स से उसने कोई लिखा हुआ था। अब पेपर में उसने क्वेश्चन पूछ लिया क्लाइमेट चेंज, इट्स इंपैक्ट्स एंड अ वे फॉरवर्ड। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, जो उसने हूबहू रट्टा लगाया था आउटलाइन का, उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। ओ क्लाइमेट चेंज आ गया, ओए मुझे भी क्लाइमेट चेंज आता है, चलो जी कॉपी पेस्ट कर दो। जब कॉपी, अब आउटलाइन की हद तक तो उसने खूबसूरत बना ली, इवन उसमें भी एक उसने एस्पेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि उसने इसमें कॉजेज भी पूछी हैं, जबकि उसने आउटलाइन जो रट्टा लगाया हुआ था उसमें कॉजेज नहीं थी। तो एक तो वो स्किप कर देगा, ये शायद थोड़ी बहुत लिख भी ले। दूसरे नंबर पे मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, आपने आउटलाइन अच्छी लिख ली, मेरे जैसा पेपर चेकर था उसे बड़ी पसंद आ गई, उसने कहा वाह जी वाह, बड़ा ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसकी टर्मिनोलॉजीज बड़ी अच्छी हैं, इसने कोई प्रॉब्लमेटिक ग्रामर नहीं है इसकी, इसने टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से डील किया आउटलाइन के अंदर, तो लेट्स रीड इट्स रेस्ट ऑफ द पेपर, बाकी का इसका पेजेस पढ़ते हैं। रट्टे वाली चीज तो खूबसूरती से लिख लिया आपने, लेकिन बॉडी ऑफ द ऐसे में बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो रट्टा नहीं लगता। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है, आउटलाइन खूबसूरत किस्म की, बड़ी डिटेल्ड, बड़ी लंबी सी आपने याद की हुई है, और वो पूरी लंबी की लंबी आपने 3 पेजेस पे लिख दी है। जब डिलीवर करने का टाइम आया है, जब आपको लिखने का टाइम आया है, तो इतने आपके पास पॉइंट्स ही नहीं थे, इतनी आपके पास डिटेल्स ही नहीं थी, इतने आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं थे कि आप उसको डिलीवर कर पाते। सो उसमें से कई पॉइंट्स आपने स्किप कर दिए, जो जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं था। इन दोनों तीनों सर्कमस्टांसेस की सूरत में आपके पूरे पेपर के ऊपर कांटा लग जाएगा, पंजाबी में कहते हैं ऊपर क्रॉस लग जाएगा जिसे कहते हैं। जो कुछ भी आपने आउटलाइन में क्लेम करना है, वो सब कुछ आपने बॉडी ऑफ द एसे में डिलीवर करना है। रट्टे वाली कोई गेम नहीं चलेगी, आप एक यूनिक इंसान है, आपकी यूनिक एबिलिटीज हैं, आपकी यूनिक क्रिटिकल थिंकिंग और पता नहीं क्या क्या एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, जिसके मुताबिक आपको अपनी खूबसूरती के साथ लिखना चाहिए, किसी की चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। और आउटलाइन में ये चीज, इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस ना कीजिए कि आउटलाइन अच्छी हुई, इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ तो पेपर पास हो जाएगा, चाहे पेपर जिस तरह का भी हो। ऐसा नहीं होता, आउटलाइन अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, पेपर भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, पेपर में थोड़ी बहुत कमी कुताही हो, तो आपके अगर पहले वो 2 आउटलाइन और इंट्रोडक्शन अच्छे थे, तो वो कमी कुताही उसमें कवर हो जाती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसमें आप बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें। जो कुछ आप क्लेम करें, वो कुछ अगर आप डिलीवर कर दें, तो पेपर चेकर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आपने क्लेम कुछ बातें की और वो आगे डिलीवर नहीं की, उसके बारे में आप डिटेल्स नहीं दे पाए, तो पेपर चेकर के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट जाएगा। आपके आइडियाज में लिंकेज होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, आइडियाज इंटरट्वाइंड होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा है, पहले पैराग्राफ में मुझे लग रहा था मरीख की बात हो रही है, दूसरे पैराग्राफ में मुझे लग रहा है कि ये किसी और गैलेक्सी की बात करना शुरू हो गए हैं, तीसरे पैराग्राफ में मुझे लगा है कि ये यूनिवर्स से ही बाहर बंदा निकल गया है। ये काम नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा लिंकेज होगा, जितने ज्यादा आपके आइडियाज एक दूसरे से निकल रहे होंगे, जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स लिंक्ड होंगे आपस में, सेंट्रल आइडिया को शो कर रहे होंगे, उतना ही आपका ऐसे अच्छा होगा। मतलब ये तो ग्रामेटिकल चीज आ गई ना, ग्रामर आपकी कितनी अच्छी है, आप चीज को एक्सप्रेस कितना अच्छा कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक्सप्रेशन आपका उस वक्त मजबूत होगा जिस वक्त आप मैक्सिमम रीडिंग करेंगे। रीडिंग नॉट अबाउट बुक्स, आपकी सिलेबस की बुक्स की रीडिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि रीडिंग की बात हो रही है जो आप जर्नल चीजें रीड आउट करते हो। जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बुक पढ़ते हैं ना, अब मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है द सिल्क रोड्स, इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई है। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं ना, तो बेसिकली मेरा ब्रेन, मेरा सबकॉन्शियस, जिसका मुझे पता भी नहीं है, वो लर्न कर रहा है डिफरेंट वर्ड्स का नया यूजेज, वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं। मेरा ब्रेन ये भी लर्न कर रहा है कि किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस कैसे करवा रहा है वो बंदा। मेरा ब्रेन ये भी लर्न कर रहा है कि दो चीजों में एनालिसिस, उसका कंपैरिजन ये बंदा, ये राइटर कैसे कर रहा है। एंड आई डोंट नो कि ये चीजें मेरा ब्रेन सीख रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरा ब्रेन लर्न कर रहा है।
फिर मुझे ये भी पता है कि ये बंदा किसी चीज को कंक्लूड कैसे कर रहा है। मतलब ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी है कि आप देखने से, आप पढ़ने से, आप इस तरह की चीजें करने से आप लर्न करते हो। और आपका वो कहते हैं ना कि एक सोशल साइंसेज में एक थ्योरिस्ट हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये ब्लैंक स्लेट नहीं होती जब इंसान पैदा होता है, बल्कि इसके अंदर जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में बच्चा है, अब उस बच्चे को मैं वर्डिंग सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक उससे एग्जैक्ट सेम ये वर्ड्स आज तक मैंने नहीं कहे कि उठो हम दोनों बाजार चलते हैं। हाँ, मैंने ये कहा होगा चलो बाजार चलें, मैंने ये कहा होगा उठो पानी पी लो, मैंने ये कहा होगा इधर आओ, मैंने ये कहा होगा ऊपर चले जाओ। लेकिन ये सेंटेंस बनाना, ये बिल्कुल नया सेंटेंस जो ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुना, लेकिन वो खुद से उसको बना रहा है। ये उसमें ये कैपेबिलिटी कहां से आई? ये उसके ब्रेन की कैपेबिलिटी है, जो उसने इर्द गिर्द की बातों से, आवाजों से, दूसरे लोगों के इंटरेक्शन से लर्न कर ली बात। तो यही चीज यहां पे होती है। आप जितनी रीडिंग अपनी जर्नल बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन ये चीजें लर्न कर रहा होगा। वोकैबुलरी तो लर्न करनी ही करनी है आपने, ऑब्वियसली जब आप रीडिंग कर रहे हो तो वोकैबुलरी आपके जेहन में आती जाएगी, नए वर्ड्स जेहन में आएंगे। लेकिन उसके अलावा ग्रामर की और ये कोहेरेंस लाने की, आइडियाज को लिंक करने की, आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, आइडियाज को एक्सपैंड करने की, ये सारी चीजें आपका ब्रेन लर्न करता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब फिर राइटिंग करते हैं, उसमें ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती रहती है। सो अपनी रीडिंग बढ़ाइए, रीडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाइए, ताकि आप बेहतर लर्निंग कर सकें। आपका राइटिंग एक्सप्रेशन मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन से अक्सर लोग ये समझते हैं कि बड़ी कोई आउट ऑफ द वे किस्म की इंग्लिश होनी चाहिए। नहीं जी, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, उस जैसी इंग्लिश होनी चाहिए, ये भी मतलब नहीं है। कुछ ये समझते हैं वोकैबुलरी बड़ी आउट क्लास होनी चाहिए, एलियन किस्म के, जिसकी किसी को समझ ही ना आए, पेपर चेकर को भी आपका एक पेज पढ़ने के लिए 4 दफा डिक्शनरी खोलनी पड़े। ये भी मतलब नहीं है मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन का। मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, यानी कि स्ट्रक्चरल एरर्स ना हो, आपको पता हो कामा किधर लगाना है, सेमीकोलन किधर लगाना है, कॉलन किधर लगाना है, फुल स्टॉप कहां पे आता है, टू के बाद कॉमा आता है कि नहीं आता, ये बेसिक्स आपको पता हो। फिर आप स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना करें, ये चाइल्डिश मिस्टेक्स होती हैं। फिर आइडियाज को रिपीट ना करें। एक मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में कोई आइडिया रिपीट नहीं होता। किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ लीजिए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये बात तो उसने पहले भी कही थी। अगर कहीं भी होगी तो वो टोटली नए अंदाज से कोई डिफरेंट पॉइंट आपको बताने के लिए पिछली पॉइंट का रेफरेंस दे रहा होगा। अदरवाइज वो आइडियाज रिपीट नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी नहीं होती। मतलब आप कोई भी वर्ड्स रिपीट नहीं करते। ये होता है कि एक पेज में आपने रेपिटेशन नहीं की, अगले पेज में कोई वर्ड रिपीट हो गया तो इट डजंट मैटर। लेकिन एक ही पेज पे एक ही वर्ड, फॉर एग्जांपल आपने डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने एक ही पेज पे 6 दफा डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव्स आपके पास होने चाहिए। इसको मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन कहा जाता है। ऐसे के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने फैक्ट्स देने हैं, बहुत जरूरी होते हैं। फिगर्स देने हैं, वो भी बहुत जरूरी होती हैं। मैप्स देने हैं, अगर कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक आ गया, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपने कहीं पे डिस्कस करनी है, सीपैक आपने कहीं पे डिस्कस करना है, या कोई भी ऐसी चीज, मुस्लिम उम्मा का डिक्लाइन या मिडिल ईस्ट क्राइसिस आपने डिस्कस करना है, तो वहां पे अगर मैप बनाना पड़ता है तो जरूर बनाना चाहिए, कोई कबाहत नहीं है इसमें। कोटेशंस अगर आपने देनी है तो आपको देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। एक ये कि फैक्ट्स, फिगर्स, मैप्स, कोटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी विद रेफरेंस। वो फैक्ट आप जो बयान कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान 2030 में वर्ल्ड 20 टॉप इकोनॉमीज में होगा, कहां से आपने ये लर्न किया? कि बात किसने की है? किसी सर्वे ने बताया है, किसी कोई इकोनॉमिस्ट है उसने बात की है, किसने की है? उसका रेफरेंस होना चाहिए। फिगर आपने कोई दे दिया कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 63% है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आपने फिगर लिया। ठीक है।
आपने कोई कोटेशन दी है तो ये नहीं कहना इट इज अ फेमस सेइंग दैट, आगे कुछ भी को आप बोंगी मार दें, चाहे वो आपने खुद ही बोंगी मारी हो। ये काम नहीं करने। कोटेशन जो भी चीज होगी, एक तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे वो रेफरेंस्ड होनी चाहिए। रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक, जिस टॉपिक को आप लेकर चल रहे हो, जिस बात को आप डिस्कस कर रहे हो, उसको डायरेक्टली डील कर रही हो। अगर वो डायरेक्टली डील नहीं कर रही तो उस कोटेशन को लगाने का कोई फायदा नहीं है, उस मैप को बनाने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो इनडायरेक्ट कोई बात कर रहा है तो। और एट द सेम टाइम रेलिवेंस एंड रेफरेंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। आपके ऐसे के अंदर 3 हिस्सों में आपकी आउटलाइन, आपकी इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन, इन तीनों में चाइल्डिश मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चाइल्डिश मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? जिसमें ग्रामर के एरर्स, जिसमें स्पेलिंग के एरर्स, जिसमें स्ट्रक्चर के एरर्स आते हैं, ये नहीं होने चाहिए। रेपिटेशन ऑफ वर्ड, जितनी बातें मैंने ऊपर बताई है ना मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन की, वो सारे आपने आउटलाइन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर प्रैक्टिस करने हैं कि इनमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आउटलाइन और इंट्रोडक्शन ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। अगर इसी में आपकी ग्रामर्स के एरर निकलने शुरू हो जाएं, अगर इसी में आपके स्पेलिंग्स गलत निकल आए, अगर इसी में आप एक्सेसिव वर्ड्स का यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज करते हैं वर्ड दी, नहीं है THE, दी, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहां पे नहीं भी चाहिए वहां पे भी लिख देते हैं। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, इन इन 3 चीजों में स्पेसिफिकली। बाद में थोड़ी बहुत गलती हो जाए बॉडी ऑफ द एसे में, कहीं पे ग्रामर की कोई एक आध मिस्टेक्स हो गई है, कोई आपकी स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई स्पेलिंग एरर्स हो गए कहीं पे बीच में जाके, पूरे ऐसे में 2-3 जगहों पे कहीं, तो वो काबिल बर्दाश्त होते हैं, वो हजम हो जाते हैं। अदरवाइज ये चीजें हजम नहीं होती। यू आर नॉट सपोज टू यूज वर्ड आई से मुराद मैं। आई थिंक दैट, इन माई ओपिनियन, माई लॉजिक से दैट, ये बातें आपने नहीं करनी। आपका ऐसे एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग है, जर्नलिस्टिक टाइप ऑफ राइटिंग नहीं है। जर्नलिज्म में आप अपना ओपिनियन, अपनी जाती राय दे सकते हैं। एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग में आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैटर करते हैं, रेफरेंसेस मैटर करते हैं, और उन रेफरेंसेस की बुनियाद पर आप जो भी जिस इन्फ्रेंस पे आए, जिस लॉजिक पे आए, जिस कंक्लूजन पे आए, वो मैटर करेगा। लेकिन आपने फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना। कहीं पे स्पेरिंगली वी एज अ नेशन, वी वाला वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आई तो बिल्कुल यूज नहीं करना। हमेशा याद रखिए, यू हैव टू स्टे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज। एकेडमिक जो पीस ऑफ राइटिंग होता है वो हमेशा, जैसे मैंने कहा, रेफरेंस्ड होता है। उसमें हमेशा कंक्रीट फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है। उसमें कोई भी, अब ये कॉन्स्पिरेसी थीरी है जी कि उसामा बिन लादेन आज भी जिंदा है और CIA के पेरोल पे फलाने जजीरे के ऊपर रह रहा है, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थीरी, दैट इज नॉट अ नॉन फैक्ट। आप ये ऐसे में इस तरह की बातें नहीं लिख सकते। फिर आप ये कहें जी कि वो इल्यूमिनाती जो एक ज्यूज की ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुसलमानों के पीछे लगी हुई है और हमारी उम्मत का डाउनफॉल उसी की वजह से और हमारा बेड़ा गर्क हो गया, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दैट इज नॉट अ नाउन वर्ल्डली नाउन फैक्ट। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये आपके जहन की या कुछ रिसर्चर्स के जहन की बात हो सकती है, लेकिन स्टिल प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस नहीं करनी होती। फिर आपने कंट्रोवर्सीज अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्रोवर्सी है जी कि आप डायरेक्टली परवेज मुशर्रफ को हिट करें या आप स्टेट की पॉलिसीज को हिट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पॉलिसी को हिट करें कि हमें कश्मीर के ऊपर जो है ना वो कश्मीर से हट जाना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी है, यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट, यू शुड गो विद स्टेट्स नैरेटिव। टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट बात करना, क्यों? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब आइडियली तो ये डिस्कस होनी चाहिए बातें, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। लेकिन हमारे जो उस्तादे मोहतरम हैं, जो पेपर चेकर बैठे हुए हैं, वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है। या तो वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होंगे या बहुत ही कंजर्वेटिव होंगे। आप कहें जी पर्दा है ही नहीं इस्लाम में, होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए वो हुक्म आया था, बाकियों के लिए तो वो हुक्म है ही नहीं है। ते ओ अगला जिहड़ा बंदा बैठे उन्हें ला जुत्ती लैनी है ते तुहाडे पेपर दी शामत आ जानी है।
सो आपने कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है और फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। लाइक आप कहें ट्रम्प इज अ स्टूपिड पर्सन, मोदी इज अ बास्टर्ड, फलाना इज अ दिस, फलाना इज अ दैट। इस तरह की कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो जर्नलिज्म में तो यूज होती है बल्कि जर्नलिज्म में भी अवॉइड की जाती है, जो आपके एकेडमिक स्टाइल से डिफरेंट हो, उस तरह की कोई फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, you're not supposed to always talk about religion unless and until it is asked in the topic. For example, एक टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें आप अगर खिलाफत की बातें शुरू कर दें, इसमें अगर आप मदीने की रियासत की बातें शुरू कर दें, इसमें अगर आप मतलब पूरे 8-10 पैराग्राफ आप लिख दें इस्लाम के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर कि ये कंपैटिबल हैं या ये कंपैटिबल नहीं है, तो ये आपसे नहीं पूछा गया था। आपको इतना ज्यादा एक्सेसिव रिलीजन डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ, एक आध पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं रिलीजन का पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट इज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक आध पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर टॉपिक स्पेसिफिकली रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ रहा तो। लेकिन अगर टॉपिक ये हो, इज डेमोक्रेसी कंपैटिबल विद इस्लाम या इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, तो फिर यू हैव टू टॉक अबाउट a balance between Islam and democracy. You have to give religious perspective as well as the modern democratic perspective. सो अगर इस्लाम और डेमोक्रेसी के बारे में उसने पूछा है तो फिर आप रिलीजन को भी लेके आएंगे। अदरवाइज अगर उसने रिलीजन पे स्पेसिफिकली नहीं पूछा तो आप भी रिलीजन के ऊपर एक आध पैराग्राफ लिख सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये था आज का लेक्चर, एसेंशियल्स ऑफ एन एसे।